बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बेकन के एसेस में रिनेसां की स्पिरिट जो है वो कितने हद तक मिलती है, रिनेसेंस एलिमेंट्स किस तरह से मिलते हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, रिनेसेंस जो है ये एक टाइम पीरियड है जो कि गुजरा है इंग्लैंड में मिडल एजेस के बाद से। पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि रिनेसेंस का मतलब है रीबर्थ या रिवाइवल, दोबारा जन्म लेना या किसी चीज़ का दोबारा ज़िंदा हो जाना। और ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थी जिससे यूरोप गुजरा मेडिवल से मॉडर्न सिविलाइजेशन के दरमियान में। रिनेसेंस का मतलब होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग, स्पेशली जो है यूनानी इल्म के बारे में। जब रिवाइवल ऑफ लर्निंग हो गई थी मिडल एजेस के बाद से, उस टाइम पीरियड को, उस जो है वो जो एक पूरी लहर उठी थी उसको रिनेसेंस कहते हैं। मैं ट्राई करूँगी रिनेसेंस पे अलग से एक पूरी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो टाइम पीरियड था ये इंक्वायरी का टाइम पीरियड था, क्रिटिसिज्म का टाइम पीरियड था। इसमें साइंटिफिक स्टडीज़ बहुत ज़्यादा की गई थी, इंसान को अपनी ज़ात का शऊर आ गया था, अपने आप को इंसान ज़्यादा अहमियत देने लग गया था, खुदा से ज़्यादा, दीन से ज़्यादा इंसान की अहमियत है, लोगों ने इस तरफ अपना ज़हन लगा लिया था। ग्रीक स्कॉलर्स को ग्रीक चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। रिवाइवल ऑफ लर्निंग आ गया था, इल्म को लोग तवज्जो देने लग गए थे और ब्यूटी को लोग तवज्जो देने लग गए थे। पावर के लिए एक तरह से ना लोगों के अंदर लस्ट आ गई थी। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। अब वो सारे फीचर्स किस तरह से हमें बेकन में मिलते हैं हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर हेडिंग्स दे दी हैं ताकि ये थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाए। तो सबसे पहली जो चीज़ थी उसमें क्या थी, इंडिविजुअलिज्म और वर्ल्डलीनेस। रिनेसेंस टाइम पीरियड में इनफरादियत पसंदी, इंसान को अहमियत देना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये भी चीज़ हमें बेकन में मिलती है, उसके एसेस में हमें मिलती है। ये जो सारे फीचर्स हैं एज के, ये बेकन में हमें बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलते हैं। उसके यहाँ पर हम मैकाविलियनिज़म डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैकाविली जो था एक राइटर था रिनेसेंस टाइम पीरियड का, जिसने अपनी एक बुक लिखी थी प्रिंस, जिसमें आइडियल्स बताए गए थे टिपिकल उस एज के, कि अगर आपने कुछ भी हासिल करना है तो चाहे तरीका सही है चाहे गलत है उसको हासिल कर लो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं हमें बेकन में मिलती है। बेकन ने अच्छा जी, जो मैकाविली है उसने क्या प्रीच किया था कि अपॉर्चुनिस्टिक फ़िलॉसफी, उसने मुफाद परस्त फ़िलॉसफी सिखाई थी, जिसने सेक्रीफाइस कर दिया था, जिसने कुर्बानी दे दी थी किस चीज़ की, हाई एथिकल आइडियल्स की, इन द इंटरेस्ट्स ऑफ अचीविंग मटेरियल प्रोग्रेस। उसने कहा था मटेरियल प्रोग्रेस में आप आगे बढ़ने के लिए अपने हाई एथिकल आइडियल्स को छोड़ दो और अपॉर्चुनिस्टिक बन जाओ, मौका परस्त बन जाओ। तो ये चीज़ हमें बेकन में मिलती है। बेकन जो है वो सही या गलत में नहीं पड़ता, वो एक एक्शन को किस तरह से जज करता है उसके रिज़ल्ट के हिसाब से, इसका एंड क्या है। अगर एक चीज़ आप गलत तरीके से शुरू कर रहे हैं लेकिन उसका एंड आपको पावर दे रहा है, आपको अथॉरिटी दे रहा है, आपको किसी मकाम पे पहुंचा रहा है, तो बेकन के हिसाब से ये चीज़ ठीक है। आगे आ जाता है इंडिविजुअलिज़म। इंडिविजुअलिज़म भी हमें उसकी चीज़ उसके एसेस में बहुत ज़्यादा मिलता है। उसने हर तरह से सही या गलत तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ने पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, उसने एम्फसाइज़ किया इस चीज़ पे, तो हमें इंडिविजुअलिज़म भी उसमें मिलता है। नेशनलिज़म एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट था उस टाइम पे रिनेसेंस टाइम पीरियड में, यानी कि जो मर्ज़ी हो जाए अपना मुल्क और अपनी कौम को वैल्यू देनी है। और ये भी एक एलिमेंट है जो कि हमें बेकन में मिलता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, स्टेट इज़ एवर इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ भी हमें मिलती है। यूटिलिटेरियनिज़म जो है ये भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इन था कि आप अपने फ़ायदे को तरजीह दो, ठीक है, मुफाद परस्ती में चलो, मुफाद को सबसे आगे रखो। तो बेकन जो भी चीज़ डील करता है उसमें हमें यूटिलिटेरियन सोच नज़र आती है। वो हर चीज़ को नापता है वर्ल्डली बेनिफिट्स के हिसाब से, दुनियावी बेनिफिट के हिसाब से। अगर एक चीज़ में दुनियावी फ़ायदा हो रहा है तो वो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दो, ठीक है। जब आगे इसकी एग्जांपल यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि जब वो बीवी और बच्चों की बात करता है तो वो ये कहता है कि ये इंसान को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इसी तरह उसको लगता है कि जो मोहब्बत है वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये इंसान को ना सिर्फ अकल से खाली कर देती है बल्कि उसकी दौलत के भी ये ना एंटी हो जाती है, यानी कि उसको दौलत से भी महरूम कर देती है, ठीक है। आगे जो है एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, ये भी उस टाइम का एक बहुत बड़ा फीचर था।
कि ग्रोइंग स्पिरिट थी एडवेंचर की, नए नई जगह को एक्सप्लोर करना। और तो ये चीज़ भी हमें उसके अंदर नज़र आती है जब वो ये बात करता है कि एक कंट्री को एफ़र्ट्स लेनी चाहिए एट बिकमिंग ग्रेट। एक कंट्री को ज़्यादा अजीम बनने के लिए, अपने फ़ायदे में आगे ऊपर उठने के लिए हर सही गलत तरीके को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए और वॉर के लिए भी तैयार रहना चाहिए और मिलिट्री स्टेट बनना चाहिए, यानी कि उसके अंदर फ़ौज अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें एडवेंचर भी नज़र आ रहा है उसके अंदर कि वो एडवेंचर के लिए भी तैयार है, एक्सप्लोरेशन के लिए भी तैयार है, अपने आप को मज़ीद आगे बढ़ाओ, कंट्री लेवल पे भी अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो ये चीज़ भी हमें उसके अंदर नज़र आती है। और उस टाइम पर जो है ना वॉर का टाइम पीरियड था, वॉर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो बेकन ने यहाँ पर क्या लिखा है कि टू बी मास्टर ऑफ अ सी, कि किसी समंदर का मास्टर बन जाना, ये आपकी मोनार्की का हासिल वसूल है। अगर आप बादशाहत पर फाइज हैं तो आपकी बादशाहत का जो मेन मकसद है वो हासिल हो जाएगा अगर आपकी समंदर पे हुकूमत हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पर जो है ना एरोप्लेन वगैरह तो नहीं होते थे, तो चीज़ें यहाँ वहाँ लेके जाने के लिए जो है ना बहरी रास्ता इख्तियार किया जाता था। अगर आपकी वहाँ पर हुकूमत है तो आप सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं, आप डिफरेंट कंट्रीज़ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि सी का मास्टर बनना आपकी मोनार्की का हासिल वसूल है। भाई सी का मास्टर आप ऐसे तो नहीं बन सकते ना, वॉर से ही बन सकते हो। तो उसके अंदर हमें लव फॉर वॉर भी नज़र आ रहा है। तो ये उसकी टिपिकल टेंडेंसी हमें नज़र आती है कि वो वॉर और पीस के हवाले से उस एज में क्या था और उसके अंदर भी हमें वही कुछ नज़र आ रहा है। क्लासिकल लर्निंग जो है ये रिनेसेंस टाइम पीरियड की एक बहुत बड़ी खूबी थी या फीचर कह सकते हैं कि क्लासिकल लर्निंग उस टाइम पर स्टार्ट हो गई थी। एंशंट ग्रीक, रोमन लिटरेचर, हिस्ट्री ये पढ़ा जाने लग गया था। तो लव फॉर लर्निंग जो है वो भी हमें फ्रांसिस बेकन के एसेज में बहुत ज़्यादा मिलती है। वो ये कहता है कि झूठ बोलो और झूठ बोल के सच्चाई का पता लगा लो किसी से उगलवाने के लिए। और इसके अलावा जब भी हम उसके एसेस पढ़ते हैं तो उसमें जो ग्रीक राइटर्स हैं, वर्जल, होमर और जो है ना लैटिन राइटर्स वगैरह, उनके भी हमें हवाले मिलते हैं। उसके जो एसेस हैं वो क्लासिकल माइथोलॉजी और नॉलेज से भरे पड़े हैं। ठीक है, क्लासिकल यानी कि पिछली ग्रीक लैंग्वेज और उसका लिटरेचर वगैरह वो पढ़ता रहता था और उसके वो हवाले भी देता होता था। तो क्लासिकल लर्निंग उस टाइम की एक बहुत बड़ी उस टाइम का फ़ीचर था और यही हमें बेकन में भी नज़र आता है। फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ जो है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था, बहुत खूबसूरत तरीके से, ठीक है, सिमिलीज़ का, मेटाफर्स का यूज़ करके अपने जो उस टाइम पर राइटिंग्स की जाती थी। तो ये चीज़ हमें बेकन में भी नज़र आती है कि वो सिमिलीज़ लेता है डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ नॉलेज से और वो अपने एक्सपीरियंस को इस तरह से शो करता है। ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से तशबीह देकर समझाने की कोशिश करता है। और फिर इस चीज़ को उसने यहाँ पर बयान भी किया, आई हैव टेकन ऑल नॉलेज टू बी माई प्रोविंस। मैंने जो है ना इल्म हासिल कर लिया और वो मेरा मातहत बन गया, यानी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर ली है। ठीक है, इसके अलावा क्यूरोसिटी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थी। क्यूरोसिटी, हर चीज़ को जानने का एक जुनून होना, इंक्वायरी करना, क्या है, कैसे है, क्यों है, ठीक है, ये वाली चीज़ उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मिलती है। और ये रिनेसेंस टाइम पीरियड में भी थी और यही हमें उसमें भी मिलती है बेकन के एसेज में। ठीक है, आगे डबल साइडेड मॉरल्स हैं और उस टाइम पर जो है अच्छे मॉरल्स भी थे, बुरे मॉरल्स भी थे। ठीक है, अच्छाई को भी देखा जाता था और उस टाइम पर क्योंकि इंडिविजुअलिज़म आ गया था तो मज़हब को इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही थी, ये वाली चीज़ भी साथ साथ चल रही थी। तो इसी तरह के हमें डबल साइडेड मॉरल्स भी उसके अंदर मिलते हैं। ऑफ ट्रूथ में वो एक टाइम पर सच को वैल्यू देता है, लेकिन दूसरी साइड पर वो ये कह देता है कि जो सच और झूठ का जो एक मलगूबा सा होता है वो इंसान की ज़िंदगी में खुशी ले आता है। तो उसके जो यूटिलिटेरियन व्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पर बड़े ऑब्वियसली मिल जाते हैं। उसकी मुफाद परस्त सोच जो है वो हमें मिल जाती है कि वो कहता है कि बीवी बच्चे जो हैं आपके आगे बढ़ने की राह में रुकावट हो जाते हैं। ठीक है, लव फॉर लर्निंग हमें नज़र आता है रिनेसेंस टाइम पीरियड में। लव फॉर लर्निंग एक ऐसी चीज़ है, हर बंदा जो है ना वो पढ़ाई की तरफ आ गया था, एक लहर दौड़ गई थी लर्निंग की। और लर्निंग में भी ख़ास तौर पर ग्रीक, लैटिन लिटरेचर की लर्निंग होती थी। तो रिनेसेंस का लव जो है, लव फॉर लर्निंग, वो भी हमें बेकन के एसेज में मिलता है। ऑफ स्टडीज़ में बेकन इस चीज़ पर एम्फसाइज़ करता है कि इंसान को वैल्यू देनी चाहिए स्टडीज़ को और बुक्स वगैरह को। ठीक है, यहाँ पर हमने उसकी कोटेशन लिखी हुई है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। जब आप पढ़ते हो कुछ तो वो आपको मुकम्मल करती है, मुकम्मल इंसान बनाती है। कॉन्फ्रेंस, मुशावरत जो है आपकी, वो आपको एक रेडी मैन बनाती है, यानी कि आपको तैयार कर देती है। आपको हथियारों से लेस जैसे बंदा हो जाता है ना, तो उसको तैयार कर देती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या किसी भी बहस वगैरह में आगे चलने के लिए। और राइटिंग आपको एक एग्जैक्ट बंदा बनाती है। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि जैसा आपको होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही।
और फिर वो इस पे मज़ीद बात करते हुए डिफरेंट स्टडीज़ के बारे में बताता है कि कौन सी स्टडी किस तरह से आपको वैल्यू करती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, वो कहता है कि हिस्ट्री आपको अक्लमंद बनाती है, पोइट्री जो है वो आपको होशियार बनाती है, ठीक है, सॉरी विटी बनाती है। विटी का मतलब ये होता है कि आपके पास अच्छे समझदार पॉइंट्स हों, ठीक है, कमेंट्स हों। मैथमेटिक्स आपको होशियार बनाती है, आपको दिमाग को तेज़ कर देती है। नेचुरल फ़िलासफ़ी जो है वो आपको गहरा बना देती है। मोरल और लॉजिक्स जो हैं वो आपको बहस करने के काबिल बना देते हैं। तो हम ये उसने डिफरेंट स्टडीज़ को, पहले उसने स्टडी को फोकस किया, फिर डिफरेंट स्टडीज़ किस तरह से आपको हेल्प आउट करती हैं उसको उसने बात की है, ठीक है। लव फॉर ब्यूटी एक बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है रिनेसेंस टाइम पीरियड का। उस टाइम पर जो है ना आसपास की कुदरती खूबसूरती, इंसान की खूबसूरती, हर चीज़ में जो है ना खूबसूरती को ढूंढा जाता था, और ये चीज़ हमें उसके अंदर मिलती है उसके एसेज में। बेकन जो है फ़िलासफ़र और पॉलिटिशियन है, लेकिन वो नेचर से भी मोहब्बत करने वाला है। जब वो सजेस्ट करता है अपने एसेज में कि गार्डन लगाने चाहिए, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सेंसुअस ब्यूटी, जो नज़र आने वाली, महसूस की जाने वाली ब्यूटी है, वो उसको कितना पसंद करता है। और फिर वो पोइट्री से भी प्यार करता था, पोइट्री को पसंद करता था। पोइट्री भी जो है वो ब्यूटी के अंदर आ जाती है ना, ब्यूटीफाई करके लफ्ज़ों को लिखना, तो उसके बारे में भी उसने बड़ा अच्छे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटाफर्स, सिमिलीज़ का इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ़ पिछली चीज़ों के हवाले देना, कोटेशंस देना, ये सारी चीज़ें जो है रिनेसेंस स्पिरिट हैं उसके अंदर और हमें मिलती हैं। और ये जितने भी मैंने आप यहाँ पे हेडिंग्स बनाई हैं, अगर ये हेडिंग्स प्रिपेयर करके आप इसके अंदर मुनासिब लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, तो रिनेसेंस एलिमेंट वाला आपका 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी एक्सप्लेन कर दूँ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।